मॉर्निंग सर। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आर को हो जाता है आरी है, सारा सब कुछ आरी है, बस ए बोला, के को बोला जाता है लैम्डा, डीके कांस्टेंट, ये होता है तो बोलते हैं एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस चैप्टर में होगा क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल टू के इनटू ए की है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप मुझे सुन रहे होंगे एंड सब कुछ फाइन होगा। प्लीज रिप्लाई। ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं ना चैप्टर को थोड़ा सा फिनिश करता हूं और फिनिश करने के बाद आपके डाउट्स लेता हूं। आपके डाउट्स आए थे मेरे पास और हाँ, तो चैप्टर को मैं फिनिश करता हूं पहले। तो एक सेकंड आप और होल्ड करो। डॉक्यूमेंट रीनेम, हाँ, एक बार मैं चैप्टर को फिनिश कर दूं। थोड़ा बहुत बाकी कुछ नहीं है, बट मुझे कुछ क्वेश्चन कराने चाहिए, यही सोच के मैं, देखिए सबसे पहला एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताया था वो बताया था Z1 का। Z1 का था Z1 बराबर था √2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज इंटू N स्टार, शायद यही था, है ना? ये Z1 था। तो जरा सा देखिए, पहले की बात करते हैं, Z1 की ही बात करते हैं। अगर आप देखिए √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, तो ये तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट है। सिग्मा है, डायमीटर चेंज नहीं होगा टेम्परेचर प्रेशर से, तो ये तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट है। यू एवरेज क्या होता है? तो यू एवरेज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यू एवरेज होता क्या है? यू एवरेज होता है √8RT by pi m, मीन्स यू एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। और N स्टार क्या होता है? तो N स्टार होता है या तो N/V या P/KT। हाँ, या तो N/V या P/KT। तो N स्टार को अगर N/V लिख दें तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, N स्टार को N/V लिख दीजिए। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो Z1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T आ जाएगा। और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा भाई? अगर आप कांस्टेंट प्रेशर करेंगे तो N स्टार को P/KT लिखिए। P/KT लिखेंगे जब N स्टार को, तो Z1 हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। मुझे बताइए ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर Z1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होगा और कांस्टेंट प्रेशर पर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब कांस्टेंट प्रेशर लिखेंगे तो N बराबर ये लिखेंगे। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज रिप्लाई। अब देखिए Z11 की बात करते हैं। अगर हम Z11 का फॉर्मूला देखें तो ये फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज
इंटू एन स्टार का स्क्वायर बोल दें। तो क्लियरली एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सारा कांस्टेंट हो गया, तो Z11 हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी। एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो, एट कांस्टेंट प्रेशर Z11 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, n को p बाई के टी लिख दीजिएगा, तो 1 बाई टी का पावर 3/2। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिएगा। समझ गए, हाँ। जब प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं ना तो एन स्टार को p बाई के टी लिख देते हैं, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट लेते हैं ना तो एन स्टार को n बाई वी लिखते हैं। क्लियर? हाँ, तो जब प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं तो एन स्टार को p बाई के टी लिख देते हैं। तीसरा फार्मूला जो हमने आपको बताया था वो बताया था लैम्डा, यू एवरेज बाई Z1। लैम्डा होता है यू एवरेज बाई Z1, तो ये होगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन स्टार, और ये बराबर हो जाएगा p/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, p ऊपर में p नहीं होगा, एन स्टार को लिख दिया p बाई के टी। हाँ, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम यहां देखेंगे, तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो एन स्टार को n बाई वी लिखेंगे, और लैम्डा आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, तो जब कांस्टेंट प्रेशर लिखेंगे तो लैम्डा को p बाई के टी लिख देंगे, तो उस केस में लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा। सही है नहीं है? आ गया समझ में? बोलो। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन किए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको कैसे देखने हैं और कांस्टेंट प्रेशर पे आपको कैसे देखना है। मुझे पढ़ाना कुछ नहीं है अब इस टॉपिक में, बस मैं कुछ सवाल ले लेना चाहता हूँ 1-2, ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कैलकुलेट लैम्डा Z1 and Z11 for oxygen at 300 Kelvin and at 10 to the power minus 3 torr pressure. Given sigma is equal to 3.61 into 10 to the power minus 8 centimeter. कह रहा है कैलकुलेट लैम्डा Z1 and Z11 for oxygen at 300 Kelvin and इतना टॉर प्रेशर गिवन दिस। आप देखो सबसे पहले लैम्डा ही निकालो। लैम्डा क्या होता है? KT अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन स्टार, सॉरी एन स्टार को p बाई के टी लिख दिए, तो इंटू p। k का वैल्यू आप जानते हैं, k का वैल्यू होता है r बाई एन एम, तो 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 k का वैल्यू होता है। टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 डिवाइडेड बाई √2 इंटू पाई इंटू सिग्मा। सिग्मा को अगर आप सेंटीमीटर में लीजिएगा तो लैम्डा, आप ऐसा करो ना, प्रेशर को SI यूनिट में ले लेते हैं, सबको SI यूनिट में ले लेते हैं तो ज्यादा सही होगा। सबको अगर हम SI यूनिट में लेंगे तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि हम R की वैल्यू भी SI यूनिट में नहीं है। R की वैल्यू जैसे K बराबर क्या होता है? K बराबर होता है R बाई एन, और R हम 8.314 अपॉन
NS 6.023 इंटू 10⁻23 लेंगे तभी तो ये आएगा 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो चूंकि K की वैल्यू SI यूनिट में लिए हैं तो हम सिग्मा की वैल्यू भी SI यूनिट में ले लेते हैं, तो सेंटीमीटर से इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। 3.61 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब सारा यूनिट मीटर में ये में आ गया और 10⁻³ टॉर है, इसे 760 से डिवाइड कर देंगे तो ATM में आ जाएगा और इंटू 1.013 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पास्कल में आ जाएगा और ये मीटर होगा। ये आंसर आएगा। एक बार देखिए यूनिट कैसे यूज किया हूं, ये देखिए। कैलकुलेशन छोड़ दो, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा। यूनिट कैसे यूज किया हूं ये समझ में आ रहा है कि मैंने K को लिया 1.38 इंटू 10⁻23 और उसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन, मींस SI में लिया। टेम्परेचर SI में लिया, √2π कांस्टेंट है, तो सिग्मा को भी मैंने SI में लिया और प्रेशर टॉर में था तो उसे SI में चेंज किया, 760 से डिवाइड किया तो ATM में आ गया और 1.013 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया तो पास्कल में आ गया, मींस SI में आ गया। अब लैम्डा की यूनिट मीटर लिख सकते हैं। तो मुझे आप ये बता दीजिए कि आपको समझ में आया कि कैसे मैंने यूनिट को यूज किया। यस नो आ गया, वेरी गुड। अब Z1 की बात करते हैं कि Z1 क्या होता है। तो Z1 होता है √2π सिग्मा स्क्वायर U एवरेज इंटू N स्टार। ये होगा √2 इंटू पाई सिग्मा नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड। तो U एवरेज हम किस यूनिट में निकालेंगे? तो U एवरेज हम मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे। तो सिग्मा अगेन मीटर में लेते हैं तो 3.61 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर। U एवरेज होता है √8RT बाई पाई m इंटू N स्टार को लिख देंगे P/KT। फिर से वैल्यू रखते हैं √2 इंटू पाई इंटू 3.61 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर इंटू √, देखिएगा यूनिट R को ले रहे हैं 8.314 जूल में ले रहे हैं SI यूनिट में, टेम्परेचर को ले रहे हैं 300 केल्विन, पाई कांस्टेंट है और मोलर मास ऑक्सीजन का लेना है। तो ऑक्सीजन का मोलर मास 32 नहीं लेंगे, 32/1000 लेंगे, केजी में लेंगे। प्रेशर टॉर में है, उसे बार में उसे ATM में चेंज करके अपन उसे ATM में चेंज करके SI यूनिट में चेंज करेंगे। तो 10⁻³/760 किया तो ATM में आ गया इंटू 1.013 इंटू 10⁵ किया तो पास्कल में आ गया। K SI यूनिट में होता है 1.38 इंटू 10⁻23 और टेम्परेचर लेंगे तो टेम्परेचर होता है 300 केल्विन और यूनिट आएगा। Z1 की यूनिट क्या होगी? नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम में है, तो यूनिट आएगा सेकंड इनवर्स। Z1 है क्या? नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम। अदिति आप क्या लिखे हैं नहीं समझ में आ रहा है। 1/2 सेकंड इनवर्स Z1 हो गया। अब देखिए Z11 का क्या फॉर्मूला होता है? 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज इंटू N स्टार का होल स्क्वायर, ये होता है। इसको लिखिए आप 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज को लिख दीजिए √8RT बाई पाई m इंटू N स्टार को लिख दीजिए P/KT का होल स्क्वायर। अब देखिए 1/√2 इंटू पाई इंटू सिग्मा है 3.61 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर। सिग्मा हमने मीटर में लिया, √8RT बाई पाई m उसी तरह से लिया 8 इंटू 8.314। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप P/KT की वैल्यू अलग निकाल करके Z1 में मल्टीप्लाई करके और उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। Z1 इंटू N स्टार
Z1 इंटू एन स्टार बाई 2 ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर Z1 निकाले हुए हैं तो इसको Z1 इंटू एन स्टार बाई 2 ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर Z1 निकाले हुए हैं ना इसलिए, तो Z1 की सीधा वैल्यू ले लेंगे और सिर्फ एन स्टार बाई 2 निकालना होगा, बट यहाँ हमने पूरा लिख दिया है तो पूरा सही निकालिए। 300 अपॉन पाई इंटू 32/1000 इंटू जो प्रेशर आएगा वो होगा 10⁻³ 10⁻³ डिवाइडेड बाई 760 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ divided by 1.38 into 10⁻23 into 300 और इसका होल स्क्वायर आएगा। लास्ट तक दिख रहा है ना, इसका होल स्क्वायर आएगा और यूनिट क्या आएगा आप बता दो, यूनिट बता दो तो मुझे लगेगा कि आप समझ गए। यूनिट बता दो आप प्लीज मुझे, तो मुझे लगेगा यस वेरी गुड, पर सेकंड पर मीटर क्यूब यूनिट होगा सेकंड इनवर्स मीटर पर सेकंड पर मीटर क्यूब। तो पर मीटर क्यूब को कैसे लिखे, ये होगा यूनिट, या इसको ऐसे लिखे 1/सेकंड इंटू मीटर क्यूब, ऐसे होगा यूनिट, है ना। तो ऐसे लिखे सेकंड इनवर्स मीटर -3, ये यूनिट होगा। समझ में आया? नहीं, सेकंड पर मीटर क्यों नहीं, पर सेकंड पर मीटर क्यूब। रोशन रंजन, पर सेकंड पर मीटर क्यूब, तो आप ऐसे लिख सकते हो पर सेकंड। क्या हो रहा है आज, गलत जगह बैठ गया हूँ, पर मीटर क्यूब गलत कमरे में बैठ गया हूँ, पेन नहीं थी, ऐसे लिख सकते हैं। यूनिट समझ में आ गया? हाँ, एक क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद हम आपके डाउट पे आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये जेई एडवांस का सवाल है और कब आया है, 2016 में आया है। ध्यान से देखिएगा, द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, the diffusion coefficient of an ideal gas is proportional to its mean free path. and mean speed. The absolute temperature of an ideal gas is increased. The absolute temperature of an ideal gas is increased 4 times and its pressure is increased 2 times. As a result, the diffusion coefficient of this gas increases x times. The value of x is तो देखिए इसमें एक टर्म आ रहा है द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, और आप कहेंगे कि सर आप तो पढ़ा ही नहीं है टर्म। हाँ, कभी कभी आईटी ऐसा पूछ देता है जो टर्म जो है ना उसका यूज, मतलब कोई ऐसा टर्म लिख देगा, बट उसके लिए उस टर्म का डिफिनेशन तक जानने की जरूरत नहीं है।
आप देखो ये सवाल बहुत इजीली बनेगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है। आप मान लो कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कोई चीज है और उसे हम डी से डिनोट कर रहे हैं, तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को हम डी से डिनोट कर रहे हैं। कह रहा है डी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड। तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड मीन स्पीड मींस यू एवरेज। डी क्या है? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ एंड एवरेज स्पीड। तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड यू एवरेज। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहा है द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, मतलब T2 बराबर 4 T1। यहां से आ जाएगा T2 by T1 बराबर 4 एंड इट्स प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, P2 बराबर 2 P1। दिस इंप्लाइज P2 by P1 बराबर 2। अदिति राज क्यों आंसर बार बार लिख रही हो यार? 1 लिख दी, फिर 2 लिख दी, कुछ भी लिखते जा रहे हो यार। हम जो पढ़ा रहे हैं वहां ध्यान दो ना, क्यों मुझे भी डेविएट कर रही हो? अगर आप बना लेते हैं सवाल को तो आप पेशेंस से रखिए, तब तक नहीं बोलिए जब तक मैं पूछूं नहीं। ये सवाल मैं पूछते हैं उसमें बोला कीजिए। कभी 1 लिख दोगी, कभी 2 लिख दोगी, फिर 3 लिख दोगी, फिर 4 लिख दोगी। यहां देखिए डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है लैम्डा और यू एवरेज का, तो मैंने पहला इक्वेशन लिखा। उसके बाद कहा कि टेम्परेचर 4 गुना बढ़ा दिए, प्रेशर 2 गुना बढ़ा दिया। एज ए रिजल्ट द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ दिस गैस इंक्रीजेस टू x टाइम्स। तो हम कह सकते हैं वहां से 1 से कह सकते हैं कि D1 1 से कह सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन लेना है। हम कह सकते हैं और D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन कैसे होता है? T by P होता है। अगर आपको याद आए तो लैम्डा क्या होता है? KT अपॉन √2 I सिग्मा स्क्वायर P। तो T by P ले लें, बाकी क्वांटिटी तो कांस्टेंट होगी, एक ही गैस है। और यू एवरेज क्या होगा? तो यू एवरेज होता है √8 RT by pi m। तो √T ले लें, क्योंकि यू एवरेज होता है √8 RT by pi m। सो यू एवरेज यहां से लैम्डा आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T by P। T by P और यू एवरेज आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √100T। और यहां से बोलते हैं सकते हैं कि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का पावर 3/2 by P। इसको 1 प्राइम कर लीजिए, तो हम बोल सकते हैं कि D1 by D2 बराबर T1 by T2 का पावर 3/2 इंटू P2 by P1। ये बोल सकते हैं। ये समझ में आया? मुझे ये बताओ कि D1 by D2 ऐसा लिखा, ये समझ में आया? इक्वेशन 1 से ये फाइनल रिजल्ट लेके आया है, ये समझ में आया? वेरी गुड। और D1 by D2 हो जाएगा, T1 by T2 कितना होगा? 1/4 का पावर 3/2। अब P2 by P1 कितना होगा? 2। दिस इंप्लाइज D1 by D2 हो जाएगा 1/2 का पावर 2 इंटू 3/2 इंटू 2। ये आ जाएगा 1/8 इंटू 2 बराबर 1/4। क्लियरली D2 बराबर आ गया 4D1। D2 बराबर 4D1 आ गया, मीन्स x टाइम बढ़ रहा है, तो x हो जाएगा 4। मुझे बताइए x का वैल्यू 4 आया, ये समझ में आया या नहीं आया? x का वैल्यू 4 आया, ये समझ में आया नहीं है? यस, वेरी गुड। अब आप देखिए कि मैंने तो कभी आपको पढ़ाया नहीं कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट नाम का कोई चीज भी होता है। तो ये हायर स्टडीज में ये टर्म पढ़ना है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। बट ठीक है, आईटी ने जो सवाल बनाया वो उन्हीं फॉर्मूलों पे बनाया जिन फॉर्मूलों को हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो कही दिया कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या होता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इनटू यू एवरेज।
वो तो बोल ही दिया। नहीं आया समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब देखिए मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ आपको, अब मैं आपको ऑफिशियली बोल रहा हूँ कि चैप्टर फिनिश हो गया। मैं आपको होमवर्क दे दूं, यहां लिख दे रहा हूं होमवर्क, और होमवर्क है जेई मेन पूरा आइडियल गैस का सीट, और जेई एडवांस भी 3-4 सवाल है एडवांस में, तो उससे भी बनाओ। जेई मेन एंड जेई एडवांस आप बनाओ। एक पॉइंट तो ये हो गया कि हमने आपको होमवर्क दे दिया। अब मैं आपके होमवर्क डिस्कस कर लेता हूं, जितने बच्चों ने जो भी सवाल पूछा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रेस नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। देखिए दो तरफ वेसल है, एक तरफ 300 केल्विन मेंटेन्ड है और एक तरफ 350 केल्विन मेंटेन्ड है। तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। ये मैंने पढ़ाया होगा। अब देखिए मान लो कि शुरू में ये क्लोज था, शुरू में वाल्व क्लोज था, तो इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा ये 22 टॉर आएगा, और इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा वो 40 टॉर आएगा। बट जैसे ही ओपन करेंगे ये 40 टॉर वाला इधर आएगा और इधर आकर कंडेंस कर जाएगा, क्योंकि 22 टॉर से जैसे ही आएगा लिक्विड बन जाएगा। सुपर सैचुरेशन नहीं रहेगा ना, मतलब 22 टॉर से जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा लिक्विड के फॉर्म में कंडेंस हो जाएगा। और ये चूंकि मेंटेन्ड है 350, तो इसमें जो थोड़ा सा और लिक्विड है, यहाँ तक लिक्विड है ना, ये बन के फिर 40 बनेगा, फिर 40 बनेगा, फिर इधर आके कंडेंस हो जाएगा। तब तक कंडेंस हो जाएगा कि 22 में। तो ऐसे करते करते ये पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा ही लिक्विड खत्म हो जाएगा इसके अंदर का। सेकंड राइट साइड का जो वेसल है उसके अंदर का सारा लिक्विड खत्म होके इधर कंडेंस कर जाएगा, और जब सारा लिक्विड कंडेंस कर जाएगा, मान लो इधर लेवल बढ़ गया, तब टोटल वेपर प्रेशर 22 ही होगा, क्योंकि 300 केल्विन पर 300 केल्विन के ऊपर जो है वेपर प्रेशर आपका 22 ही रहेगा। सो यहां से यहां तक प्रेशर 22 टॉर रहेगा। सो आंसर होगा ए। बताओ इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो आप बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? आप बोलो आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं तो मैं फिर से समझाऊंगा, एक्सप्लेन अगेन, ठीक है? फिर से एक्सप्लेन कर। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। ये देखिए इस तरफ जो पानी है ना वो यहां तक है, यहां तक, और इस तरफ पानी जो वेसल बन सकता है वो यहीं तक है। इस तरफ 22 टॉर आएगा 300 केल्विन पे, और इस तरफ 40 टॉर आएगा। जब हम ओपन करेंगे तो यहां से वेसल इधर मूव, वेपर यहां इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा और इधर आएगा। तो इधर जैसे ही 22 टॉर से ज्यादा होगा, यहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और लिक्विड का लेवल बढ़ने लगेगा। तो ऐसा कब तक होगा? जब तक कि इस वेसल, दूसरे वाले वेसल में 350 केल्विन वाले वेसल में जब तक लिक्विड है तब तक वहां से इधर आता रहेगा, इधर कंडेंस हो जाएगा। जब इसमें लिक्विड खत्म हो जाएगा तो ये एक बर्तन हो गया जिसमें 300 केल्विन वाले में टेम्परेचर पे वाटर रखा हुआ है और उसके ऊपर वेपर है। तो वाटर सिर्फ 300 केल्विन पे रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो वेपर होगा उसका प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा। सो 22 आंसर होगा। इधर से सारा लिक्विड इस तरफ आके, सारा लिक्विड, इसको मान लो वेसल बी मान लिए, इसको मान लो वेसल ए मान लिए, वेसल बी से सारा लिक्विड आके वेसल ए में कंडेंस हो जाएगा। जब सारा लिक्विड वेसल ए में कंडेंस हो जाएगा तो वाटर सिर्फ 300 केल्विन पर है और इसका जो वेपर प्रेशर है वही होगा। यस मोहित कर, समझ में आ गया? सोनू जा बेटा, बोलना बेटा सोनू जा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। एवरेज मोलिकुलर स्पीड ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग स्लोली। ये अच्छा पॉइंट है।
ये यूएमपीएस है, एवरेज इससे बड़ा होता है, तो ये मान लो यू एवरेज है। कह रहा एवरेज मोलिकुलर स्पीड ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग स्लोली। स्लो मूविंग इधर होगा, और स्लो मूविंग का फ्रैक्शन घटाना है तो ग्राफ नीचे से शुरू होगा स्लो मूविंग का, और जब ग्राफ नीचे से शुरू होगा तो ग्राफ ऐसा आएगा। देखो ना, स्लो मूविंग का फ्रैक्शन घटाना है तो फ्रैक्शन घटाने के लिए दूसरा जो ग्राफ होगा वो नीचे से शुरू होगा। अब इसका यूएमपीएस ये है, तो यू एवरेज इससे आगे होगा, ये यू एवरेज 1 हो गया और ये यू एवरेज 2 हो गया, ये 1 है ये 2 है। कह रहा एवरेज मोलिकुलर स्पीड ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विथ, देखो जब फ्रैक्शन घटाए हमने, स्लो मूविंग का फ्रैक्शन घटाए तो यू एवरेज 2 ग्रेटर देन आ गया यू एवरेज 1, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। नितेश कुशवाहा, अगर किसी का ग्राफ चाहिए तो तुमको ग्राफ पढ़ा दिए ना, खींचो अपने मन से। नितेश कुशवाहा, किसी का ग्राफ चाहिए तो हम तो ग्राफ एक दो ग्राफ थोड़ी बनेगा, हजारों ग्राफ बनेंगे। Z1 किसके वर्सेस बनाना चाहते हो? टेम्परेचर के वर्सेस बनाना चाहते हो, प्रेशर के वर्सेस बनाना चाहते हो, किसके वर्सेस बनाना चाहते हो? तो ग्राफ तो पढ़ा दिया मैं आपको, तो आप खुद से बनाइए, कुछ भी मत लिख दिया करो यार, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा करो चुपचाप, इधर उधर कुछ भी देख के और कुछ भी मत लिख दिया करो कि ये सर ये पढ़ाया। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही कंप्लीट है। मेरे पढ़ाने के बाद अगर ग्राफ नहीं बनता है Z1 वर्सेस √T का तो गड़बड़ है। हमने एनालाइज कर दिया कि ऐसा होगा, ग्राफ आप बना सकते, ग्राफ पहले ही पढ़ा दिया हूं, तो अब किसका वर्सेस क्या बनाना है वो अपने आप बन जाए। ग्राफ खींचना मैं सिखा दिया हूं ना, सबसे पहला लेक्चर में वही सिखाया, तो बात खत्म हो गई। पहले मुझे ये बताओ कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए समझ में आया नहीं आया? ऑप्शन ए करेक्ट है, ये समझ में आया नहीं आया? नहीं बोल रहे हो यार, बोलो ना बेटा। अदिति, हाँ वरुण माल आ गया। अब भी ऑप्शन देखते हैं। कह रहा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इंक्रीजेड विथ इंक्रीज इन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाई √m इंटू टी, P बाई √m इंटू टी। और देखिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आप ले लो Z, कोई भी ले लो Z11 ले लो, तो ये होता है 1 बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इंटू n स्टार का स्क्वायर। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये कांस्टेंट हो गया, n बाई वी लिखेंगे, कांस्टेंट हो गया। तो ये कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। तो Z11 तब बढ़ेगा जब यू एवरेज बढ़ेगा। यू एवरेज सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, तो गैस तो कोई एक ही लेंगे ना, तो यू एवरेज सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब Z11 बढ़ाना है, Z11 बढ़ाना है, इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाना है। अब देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। मैं कह रहा हूं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। पहले मुझे ये पॉइंट बताओ कि ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओनली बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी Z11 तब बढ़ेगा, तब ये इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, वेरी गुड। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां से लगता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर नीचे है। नहीं, प्रेशर कांस्टेंट पे टेम्परेचर नीचे है, वॉल्यूम कांस्टेंट पे नहीं। तो प्रेशर को आप लिख दीजिए nRT बाई V इंटू √_mt।
इंटू रूट अंडर mt, और ये आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तभी Z11 बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। सो ये स्टेटमेंट सही है। ऐसे भी देखिए ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन स्पीड पे डिपेंड करेगा, और स्पीड जो है यू एवरेज स्पीड मान लीजिए, तो सारे स्पीड टेम्परेचर का स्क्वायर रूट का प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑफ कोर्स रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया? Yes, very good. Rate of diffusion H inversely proportional to molecular weight, inversely proportional to a square root of molecular weight। तो ये गलत हो गया, स्क्वायर रूट नहीं लिखा है। Mean free path does not change with temperature at constant pressure। नहीं, constant pressure पर ये टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एन स्टार को पी बाई के टी लिख देंगे, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी गलत हो गया। आई होप पांचवा समझ में आ गया होगा। ये बहुत अच्छा सवाल था, 5वां नंबर सवाल। तो मुझे लगा कि हाँ, आपने एक सही सवाल पूछा है। नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझाऊंगा। अभी तक रेस के जो भी सवाल आपने पूछे हैं वो काफी अच्छे हैं। अब देखिए यहाँ देखिए, यहां देखिए, इस लाइन पे ध्यान दीजिए, इस लाइन पे ध्यान दीजिए, पूछ क्या रहा है। एवरेज स्पीड ऑफ O2 पूछ रहा है और सेम टेम्परेचर दिया हुआ है। देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है एक वेसल है, A है, इसका टेम्परेचर T है, इसमें गैस है O2, एवरेज स्पीड है V1। एक वेसल, सेम वेसल है, मान लो B है, इसका भी टेम्परेचर T है, इसमें है N2, एवरेज स्पीड है V2, U एवरेज, U एवरेज। अब कह रहा है एक वेसल है O2 और N2, इसमें दोनों है इक्विमोलर है, वेसल C है, ये भी टेम्परेचर T है। इसमें U एवरेज नहीं पूछ रहा है, इसमें ऑक्सीजन का U एवरेज पूछ रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन का U एवरेज पूछ रहा है, मिक्सचर का U एवरेज नहीं पूछ रहा है। देखो, द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन वेसल C इज, तो मिक्सचर का U एवरेज नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का U एवरेज क्या होगा? U एवरेज ऑक्सीजन का होगा रूट अंडर 8RT बाई पाई m, और यहां भी होगा रूट अंडर 8RT बाई पाई m। और सिर्फ ऑक्सीजन का पूछ रहा है बेटा, ध्यान रखना। तो सिर्फ अगर ऑक्सीजन का पूछ रहा है बेटा, तो m यहां भी 32 लेंगे और m यहां भी 32 लेंगे। तो यहां अगर V1 आया है तो यहां भी V1 ही आएगा। मिक्सचर का होता तो ऑप्शन A नहीं होता, तब निकालना पड़ता। यस मोहितकर, तब निकालना पड़ता, वो या तो V1 के टर्म में आता या V2 के टर्म में आता, एवरेज नहीं होता V1 प्लस V2 बाई 2, निकालना पड़ता। तो आप या तो V1 के टर्म में निकाल सकते हो या V2 के टर्म में निकाल सकते हो। समझ में आया नहीं आया? मुझे बताना, समझ में आया कि नहीं आया? कैसे निकालते? मिक्सचर का पूछता तो हम यहाँ पे मिक्सचर का मोलर मास निकाल लेते हैं, और मिक्सचर के यहाँ से RT बाई m का वैल्यू V1 के टर्म में निकालते और इसमें रख देते, तो निकल जाता मिक्सचर का। हाँ, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर निकालते। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखिए ये बहुत ब्यूटीफुल सवाल है ये भी। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर्स फॉर्म्ड ओवर लिक्विड इन टू क्लोज्ड कंटेनर A एंड B। एक क्लोज्ड कंटेनर ले लेते हैं, ये मान लेते हैं A है, और एक दूसरा क्लोज्ड कंटेनर ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि B है। हैविंग फ्री स्पेस 1 लीटर, इसके ऊपर जो है यहां तक वाटर है और यहाँ वॉल्यूम है 1 लीटर, और दूसरे में 2 लीटर है, तो यहां तक वाटर है, इसमें वॉल्यूम है 2 लीटर। रिस्पेक्टिवली ओवर वाटर एट सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर T है, दोनों का टेम्परेचर T है, इज इन द रेशियो ऑफ 1:2। काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो आप मुझे बताओ,
दोनों वाटर है, दोनों सेम टेम्परेचर पे है, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर होगा, तो दोनों का प्रेशर सेम होगा, वेपर प्रेशर के बराबर। पी नॉट लिख देते हैं। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब देखिए दोनों का प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, और वॉल्यूम एक का दूसरे का डबल है, दूसरे का वॉल्यूम फर्स्ट का डबल है। तो एट कांस्टेंट पी एंड टी, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो अगर यहां पर नंबर ऑफ मोल n है, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल 2n होगा। ये समझ में आ रहा है कि पहले वाले वेसल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेपर n है, तो दूसरे वाले वेसल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेपर 2n होगा। ये समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है, टोटल ये होता है 3/2nRT। तो काइनेटिक एनर्जी इन वेसल ए होगा 3/2nRT, और काइनेटिक एनर्जी इन वेसल बी होगा 3/2 × 2nRT। इसको पहला कर लीजिए, इसको दूसरा कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इन ए बाई काइनेटिक एनर्जी इन बी, ये हो गया 1/2। ये स्टेटमेंट सही हो गया। स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्यों हो गया? इसलिए करेक्ट हो गया कि दोनों में वेपर प्रेशर हमने सेम लिया, और वेपर प्रेशर सेम क्यों लिया? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। ये भी करेक्ट है। तो इसी स्टेटमेंट के कारण हमने दोनों में प्रेशर सेम लिया, जिसके कारण प्रेशर कांस्टेंट रहा और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स आया। सो आंसर ए होगा। सुमनजीत प्रसाद, टी कॉस्ट क्या लिखो नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट, हाँ आपने लिख दिया टी ऑन्स्ट। भाई एक तो टेम्परेचर लिखा करो तो कैपिटल टी लिखा करो, स्मॉल टी से हमें हमेशा टाइम समझ में आता है। समझ में आया नहीं आया मुझे ये बता। हाँ समझ गया था मैं, फिर बाद में टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ, अब कांस्टेंट भी जब भी लिखिए तो कॉस्ट नहीं लिखिए, CONST लिखिए कम से कम। अब O1 पे आ जाते हैं। O1 पे बहुत आसान सवाल आप लोगों ने पूछ दिया। एट व्हाट टेम्परेचर वुड द RMS स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल हैव ट्वाइस इट्स वैल्यू एट। एक तो और मैं बोल रहा हूँ कि S1 से भी कुछ सवाल बच्चों ने पूछा था। S1 से 40, 44 ये सब पूछा था, उनको मैंने व्हाट्सएप कर दिया था कि यार मैं आज ही बना के भेजा हूँ। अगर आप देखे होंगे तो S1 के लास्ट के क्वेश्चन के सोल्यूशन मेरे पास थे ही नहीं, तो मेरे पास नहीं थे, तो कल शाम में हमने आपको बना के भेजा था ना, कल शाम में बना के ग्रुप में। तो उन क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया है, मुझे नहीं लगता उसमें मेरे बनाने के बाद आपको डाउट है। Which of the gas has highest fraction of molecules at 27 डिग्री सेल्सियस in most probable speed region? ये एक अच्छा सवाल है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के रीजन में हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो आप ऐसा कीजिए कि आप ग्राफ बनाइए, 2 ग्राफ बनाइए, दोनों 27 डिग्री सेल्सियस पे है। अब दोनों अलग अलग गैस के लिए है, 1/n dN/du वर्सेस स्पीड का ग्राफ है। तो आप मुझे बताइए कि अगर इसका मोलर मास हम m1 ले लें और इसका मोलर मास हम m2 ले लें। देखिए जब हम यहां से नीचे से शुरू करते हैं ना, तो इधर एरिया घटाते हैं तो इधर बढ़ाते हैं, तो ग्राफ का हाइट अपने आप नीचे आ जाता है। तो अब मेरी बात को सुनिए थोड़ा सा, कौन बड़ा होगा, m1 बड़ा होगा या m2 बड़ा होगा? तो यहां देखिए, ये UMPS
1 है जो कि छोटा है, और ये UMPS2 है जो कि बड़ा है। जिसका UMPS बड़ा उसका मोलर मास कम, तो M1 बड़ा होगा M2 से। अब कह रहा है फ्रैक्शन हाईएस्ट पहला ग्राफ में, तो फ्रैक्शन अगर हाईएस्ट पहला ग्राफ में है, इसका मतलब जो फ्रैक्शन होगा हाईएस्ट होगा वो हायर मोलर मास वाला में, हाईएस्ट फ्रैक्शन फॉर हायर मोलर मास ऑफ द गैस में होगा। अब देखिए इसका मोलर मास 2, इसका मोलर मास 28, इसका मोलर मास 32, इसका मोलर मास 44, तो आंसर डी होगा। मुझे बताइएगा कि आंसर डी होगा, ये समझ में आया नहीं है? जो लोग पूछे हैं खास करके मुझे भेज के, वो लोग लिखें कि समझ में आया कि नहीं आया, तो और क्लियर होगा। Next thing, what volume of hydrogen gas at 273 Kelvin will be consumed in obtaining 20? बहुत सिंपल सवाल है और मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है, इसमें कोई केमिस्ट्री है नहीं। हिमाक्षी जैन प्रीवियस, हाँ आप देखो ना, UMPS किसका ज्यादा है? 2 का, सेकंड का ज्यादा है। UMPS of 2 is greater than UMPS of 1। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हिमाक्षी जी आप ही ने हमें भेजा था, इसलिए मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। यस, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। UMPS होता है √2RT by M2 ग्रेटर देन √2RT। टेम्परेचर सेम है इसलिए टेम्परेचर सेम कर रहा हूँ, M1। 1/M2 का स्क्वायर रूट बड़ा है, इसका मतलब हो जाएगा कि M2 छोटा है, M2 इज लेस देन M1। तो M2 इज लेस देन M1 मींस M1 बड़ा है, और M1 के पास फ्रैक्शन का हाइट देखिए सबसे ज्यादा है, और M2 के पास छोटा है, मींस जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा। हिमाक्षी जैन अब बताओ, अब समझ में आया कि नहीं? जिसका मोलर मास ज्यादा उसका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ये वाला मॉलिक्यूल है। हाँ, ये आपका एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है कि हाउ यू ड्रॉन द कर्व M2। देखो एरिया, जो ध्यान से सुनना हिमाक्षी जी, एरिया अंडर द कर्व 1 बराबर होगा एरिया अंडर द कर्व 2, क्योंकि और वो बराबर 1 होगा, क्योंकि टोटल एरिया जो आएगा वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होगा। तो हिमाक्षी जैन ये समझ में आ रहा है कि एरिया अंडर कर्व 1 is equal to area under curve 2। यस, वेरी गुड। अब अगर हम सेकेंड कर्व को ड्रॉ करने में एरिया इधर घटा रहे हैं इतने से, तो हमें इधर उतना ही एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अब ये चूंकि आगे जाएगा, बड़ा हुआ एरिया आएगा, तो इसका पीक जो है वो नीचे चला जाएगा। जितना एरिया हम इधर घटाए उतना एरिया हमें इधर बढ़ाना पड़ेगा। देखो ना, जितना भी ग्राफ बनाया हूं सब ऐसे ही बनाया। ओके सर, अंडरस्टूड, वेरी गुड, वेरी गुड। What volume of hydrogen gas at 273 Kelvin and 1 atm pressure will be consumed in obtaining? इसलिए जिसने भी पूछा मुझे पीटने का मन कर रहा है। Elemental boron from the reduction of boron trichloride। बोरन ट्राइक्लोराइड है, इसमें हाइड्रोजन डाल के एलिमेंटल बोरन बना रहे हैं, प्लस 3HCl। हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो 3/2। कह रहा है ये 21.6 ग्राम बनाना है, तो ये हो जाएगा 21.6 अपॉन 10.2 मोल, ये हो जाएगा 2 मोल। एक मोल के लिए, एक मोल बोरॉन के लिए हाइड्रोजन 3/2 मोल चाहिए, तो 2 मोल के लिए कितना चाहिए? 3/2 इंटू 2 बराबर 3 मोल, और एनटीपी है तो 3 इंटू 22.4 लीटर बराबर 4×12 के 2 हाथ में 1 3 6 7 3 6 67.2 लीटर। ये आंसर हो गया। ये मोल का सवाल पूछा, और जिसने भी पूछा है ना, मुझे बहुत ज्यादा पीटने का मन कर रहा है। मेरे पास उसका नंबर तो है ही,
मतलब यार इस लेवल पे आने के बाद, इतने 1.5 महीना मोल पढ़ाने के बाद अगर मोल का इतना सिंपल सवाल नहीं बना पाएंगे तो मुझे अपने आप में शर्म आती है कि क्यों आपको मैं पढ़ाता हूँ और कैसे पढ़ाता हूँ। शायद मुझे लगता है आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए और क्वेश्चन से रिएक्शन नहीं लिख पाए, जबकि रिएक्शन लिखने का कॉन्फिडेंस आपको ट्राई कीजिएगा तभी तो आएगा। हाँ, टेस्ट का क्या है यार, मैंने क्लास में कितनी बार किया इस तरह। कह रहा एट द टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इज रीच्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन एटम्स। देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया टेम्परेचर चेंजेज बाय फैक्टर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड किया तो काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 ये आ जाएगा। उल्टा लिख दो तो मैच कर जाएगा आंसर। काइनेटिक एनर्जी 2 बाई काइनेटिक एनर्जी 1 ये हो जाएगा T2/T1। ये हो जाएगा 273 + 40 बाई 273 + 20 और ये आ जाएगा 313/293। ये आंसर होगा। ये सब सवाल नहीं पूछना था यार ये सब सवाल नहीं पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग गैसेज आर प्रेजेंट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, द लॉन्गेस्ट मीन फ्री पाथ। देखिए ध्यान से, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब सेम है, तो लैम्डा होता क्या है? लैम्डा होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू p बाई kT। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, या यहां से लोगे वॉल्यूम कांस्टेंट हो, n स्टार कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के लिए लैम्डा सिर्फ डिपेंड किया 1/सिग्मा स्क्वायर पे। सिग्मा क्या है? डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आप मुझे बताइए लॉन्गेस्ट मीन फ्री पाथ के लिए लैम्डा के हाईएस्ट वैल्यू के लिए, इवन ट्रांसलेशनल नहीं भी लिखा है ना सोनू झा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ही होता है ना। एवरेज लिखा है तो ट्रांसलेशनल क्यों? आप मुझे बताइए लैम्डा के हाईएस्ट होने के लिए सिग्मा सबसे छोटा होना चाहिए, और सबसे छोटा डायमीटर की मॉलिक्यूल कौन सा होना चाहिए? सबसे छोटा साइज का मॉलिक्यूल कौन सा होना चाहिए? H2। तो आंसर ये हो। नहीं आया समझ में? यस नो? समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड। नेक्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Z11 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम कांस्टेंट है, Z11 होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज इंटू n स्टार का होल स्क्वायर, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज इंटू n/v का होल स्क्वायर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लेने तो n स्टार कांस्टेंट हो गया। एट कांस्टेंट वॉल्यूम सिर्फ Z11 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t आ जाएगा। क्यों? क्योंकि U एवरेज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। यहाँ √t होगा। अब देखो टेम्परेचर T² दिया हुआ, ये गलत हो गया, T दिया हुआ, ये गलत हो गया। अब एक आंसर तो करेक्ट है ही, तो Z11 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t आ गया, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट √t में आंसर नहीं दिया हुआ है, तो अपन ऐसा करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √100। टेम्परेचर को लिख देंगे PV/nR, n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, V कांस्टेंट, और Z11 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा √T। सो आंसर ए होगा। बताना समझ में आया कि नहीं आया?
प्रेशर के टर्म में पूछ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। क्लियर, वेरी गुड। सो हो गया आपका 8:15 से 9:15। टाइम तो बचा हुआ है, टाइम बचा हुआ है तो हम शुरू कर देते हैं रियल गैसेस। अब मैंने चैप्टर फिनिश कर दिया। कोई भी जैसे एक बच्चा पूछता है ग्राफ, एक बच्चा मान लो पूछता है ग्राफ, कह रहा है कि Z1 वर्सेस टेम्परेचर बताओ, तो Z1 वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताओ। तो Z1 क्या होता है? Z1 होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, सॉरी 1/√2 नहीं होता है, √2 होता है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज इंटू n स्टार। कांस्टेंट वॉल्यूम पर Z1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा √T। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर Z1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होगा, तो इस Z1 बराबर एक कांस्टेंट इंटू √T लेके ग्राफ बना लीजिए। है ना, P/KT लिख सकते हैं ना n स्टार को, बट क्या बोल रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो P/KT ना लिख के वॉल्यूम के टर्म में लिख दिया ताकि ये पूरा क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाए। यस मोहित सर, n स्टार को डेफिनेटली P/KT लिख सकते हैं, बट P/T देखो PV बराबर nRT होता है, तो P/T क्या होगा nR/V। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है मींस P/T कांस्टेंट हो जाएगा। देखो टेम्परेचर अकेले कांस्टेंट नहीं होगा, प्रेशर अकेले कांस्टेंट नहीं होगा, बट प्रेशर वाइज टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ समझ में आया? हाँ, तो मुझे आप बताना कि जो चैप्टर है, चैप्टर की फीलिंग आई या नहीं आई। बाकी जब तक आप 3-4 बार रिवाइज नहीं करेंगे, जैसे हम ये नहीं करें मैं सारा ग्राफ बता दिया, पॉसिबल ही नहीं। कोई भी नया ग्राफ आएगा तो खुद से बनाएंगे ना भाई, खुद से बनाएंगे। अगला ज्यादा आसान है। आइडियल गैस तो थोड़ा टफ है, बट रियल गैस बहुत आसान है। रियल गैस बहुत आसान है। इसके पहले कि मैं आपको रियल गैस शुरू करूं, हाँ सोनू झा ऑफलाइन वाला है मैं मान रहा हूं, बट वो क्लास में होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाद में क्या करते हैं ना, शाम सीधे ऑनलाइन में अटेंड नहीं करते, बट बाद में वो करते क्या, मेरे लेक्चर को 1.5 टाइम्स से बढ़ा देते हैं, 1.5 टाइम्स कर देते हैं, और 1.5 टाइम्स करके देख लेते हैं जल्दी से लेक्चर को। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। हाँ सोनूजा तुम बहुत बाद में अटेंड किए हो, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो लाइव क्लास में नहीं रहते हैं, लेकिन वो बाद में क्लास को देखते हैं 1.5 या 2 टाइम्स करके, ताकि उनको जल्दी जल्दी अटेंड हो जाए, समझ लेते हैं। रियल गैसेस, इसके पहले कि मैं आपको रियल गैस पढ़ाऊं, मैं चाहता हूं व्हाट इज आइडियल गैस। आइडियल गैस खत्म कर दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डिफिनीशन क्या होगा आइडियल गैस का। प्लीज आप लिख के बताइए व्हाट इज आइडियल गैस। क्योंकि आइडियल गैस में खत्म कर दिया, तो मेरा राइट है आपसे पूछने का कि आइडियल गैस का करेक्ट डिफिनीशन क्या होगा। गैस दैट फॉलोज पीवी बराबर nRT। ये पार्शियली करेक्ट है हिमांशी जैन जी या यस मोहित कर दी। मतलब रियल गैसेस आल्सो फॉलो पीवी इज इक्वल टू nRT। रियल गैसेस आल्सो फॉलोज पीवी इज इक्वल टू nRT। फिर डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। रियल गैसेस आल्सो फॉलो पीवी इज इक्वल टू nRT अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन। सो करेक्ट डिफिनेशन मैं लिख रहा हूं कि ए गैस which follows PV is equal to nRT under conditions of, ये बोलना जरूरी है, under conditions of all pressure and temperature। देखिए यही डिफरेंस है।
आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है सभी प्रेशर सभी टेम्परेचर पे। रियल गैस भी पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है बट एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सो एक नहीं, गैस वाला नहीं, किसी भी प्रेशर टेम्परेचर पे अगर कोई गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है तो उस गैस को आइडियल गैस कहते हैं। So a gas which follows PV is equal to nRT under conditions of all pressure and temperature is called ideal gas. तो ये करेक्ट डिफिनेशन है आइडियल गैस का। तो आप जब भी बोलते हैं which follows PV is equal to nRT, तो एक शब्द उसमें और जोड़ दीजिए, एक फ्रेज और जोड़ दीजिए कि अंडर कंडीशंस ऑफ ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। A gas which follows PV is equal to nRT under conditions of all PNT is called ideal gas. None of the gases follows PV is equal to nRT under conditions of all PNT. So it is a hypothetical gas. And doesn't exist. यह एक हाइपोथेटिकल गैस है और एग्जिस्ट ही नहीं करता है रियल गैस। So a gas which follows PV is equal to nRT under conditions of all PNT is called ideal gas. It is a hypothetical gas and doesn't exist. All the gases we know are real gases. All the gases we know are real gases. जितना भी गैस हम जानते हैं वो सभी रियल गैस हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, NH3, F2, Cl2, etc. are real gases. आप कहेंगे सर आइडियल गैस होता ही नहीं है तो इतना क्यों पढ़ाया, इतना क्यों फंडा दे दिया? तो इतना फंडा इसलिए दिया कि रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एंड फॉलोज PV is equal to nRT under conditions of low pressure and high temperature. A real gas behaves like an ideal gas at very low pressure and at high temperature. प्रेशर को लो कर दिया जाए और टेम्परेचर को हाई कर दिया जाए तो एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। इसीलिए हम आइडियल गैस पढ़ते हैं कि कम से कम रियल गैस का बिहेवियर कुछ तो पता चले। अब देखिए एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बिटवीन P versus V at constant T for ideal and real gas. ये चैप्टर बेटा आसान है, इसमें एक ही टर्म समझना है जेड। इसमें एक टर्म जेड समझ में आ गया आपको चैप्टर में मजा आ जाएगा। और मुझे आइडियल से ये आसान लगता है, अच्छे से पढ़ना। अगली 3 क्लास में मैं खत्म कर दूंगा इस चैप्टर में, सिर्फ 3 क्लास में खत्म कर दूंगा और मजा आ जाएगा। 3 से 4 क्लास में खत्म कर दूंगा। जेड नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, आगे ये टर्म डिफाइन करूंगा। अगर जेड समझ में आ गया, जेड समझ में आ गया, जो ग्राफ में बोलता हूँ वो ग्राफ दिमाग में सेट हो गया, आपको मजा आ जाएगा। और होमवर्क तेजी से करना, मैं नहीं चाहता रियल गैस के होमवर्क में ज्यादा टाइम लगे, तो जेई मेन और एडवांस आप कर लेना और उसके बाद 1-2 लेक्चर में बाकी के होमवर्क भी खत्म कर लेना।
यार होमवर्क में मैं एक वो भी दे दूं क्या, एक रेस दे दूं ना? हाँ एक रेस दे दूं। यार होमवर्क कहाँ लिखा था मैं, पता नहीं कहाँ लिखा था, फिर से लिख देता हूँ। होमवर्क फर्स्ट पेज पे ही लिखता हूँ, पता नहीं कहाँ लिख दिया था। ये फर्स्ट पेज है ना होमवर्क। होमवर्क है आइडियल गैस और रेसेस। तो रेस आप ले लो 25 और आइडियल गैस आप ले लो कहां तक, जेई मेन प्लस एडवांस। एक रेस भी दे दिया मैं, है ना? बनाया करो, अब चैप्टर फिनिश हो गया तो तेजी से बनाया करो, और वीकेंड है तो खूब अच्छे से बनाओ। देखो ग्राफ बिटवीन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहे हैं, तो मुझे आप बताइए कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइडियल गैस के लिए ग्राफ कैसे निकालेंगे, या कैसा आया था? आइडियल गैस के लिए तो हमें पता है कि पीवी बराबर एनआरटी होता है, और पीवी बराबर कांस्टेंट हो गया, और P बराबर के बाई भी हो गया। कैसा इक्वेशन आ गया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आइडियल के लिए। तो आइडियल गैस का ग्राफ हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया। ये आइडियल गैस का ग्राफ है। अब साइंटिस्ट ने इसी ग्राफ को, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ को एक्सपेरिमेंट करके रियल गैस का निकाला। तो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था रियल गैस का ग्राफ इसी के ऊपर आना चाहिए, बट इसके ऊपर नहीं आया, बल्कि ग्राफ आया ऐसा। ये रियल गैस का ग्राफ है, थोड़ा थोड़ा डेविएट किया। पहला ग्राफ आइडियल गैस के लिए, दूसरा ग्राफ रियल गैस के लिए। कहेगा सर दूसरा ग्राफ कैसे निकाला? पहला तो समझ में आ गया कि पहला ग्राफ ऐसे निकाला। तो मान लो ये CO2 गैस के लिए ग्राफ खींचा, मान लो। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक ऐसा सिलेंडर पिस्टन असेंबली लिया जिसमें पिस्टन जहां पे होगा वॉल्यूम पता लग जाएगा, पिस्टन जहां पे होगा वॉल्यूम पता लग जाएगा। मतलब वॉल्यूम ग्रेजुएटेड था, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, ऐसे ग्रेजुएटेड था। इसके अंदर मान लो 1 मोल CO2 गैस ले लिया। तो इसके अंदर 1 मोल CO2 गैस है। इसका टेम्परेचर फिक्स कर लिया, जैसे मान लो कांस्टेंट टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस था, तो टेम्परेचर भी फिक्स कर लिया 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिया, और साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसमें एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दिया, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दिया, और पिस्टन के ऊपर मास रख के प्रेशर को वेरी किया, पिस्टन के ऊपर मास रख के प्रेशर को वेरी किया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि अलग अलग प्रेशर का कुछ पॉइंट डिफाइन कर लिया, 100 ATM, 200 ATM, 300 ATM, 400 ATM, 500 ATM, 600 ATM। अब मास रख के देखा कि प्रेशर जब 500 ATM था तो वॉल्यूम कितना आया, तो 500 ATM पे देखा वॉल्यूम कितना आया, एक्सपेरिमेंट से देखा। प्रेशर 400 ATM था तो वॉल्यूम कितना आया, इतना आया। प्रेशर 300 ATM था तो वॉल्यूम कितना आया, इतना आया। प्रेशर 200 ATM था तो वॉल्यूम कितना आया, इतना आया। प्रेशर 100 ATM था तो वॉल्यूम कितना आया, इतना आया। तो अलग अलग प्रेशर पर यहां से वॉल्यूम निकाल करके, यहां देखो ना, यहां देखो ना प्लीज, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर 100 ATM, 200 ATM, 300 ATM, 400 ATM, 500 ATM, इस पे वॉल्यूम कैसे निकाला? तो वॉल्यूम निकाला कि पिस्टन कहां पे स्थित है इतने प्रेशर पे, वहां से पिस्टन का लेवल देख के वॉल्यूम निकाल दिया और पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। तो मुझे बताओ रियल गैस का ग्राफ साइंटिस्ट ने कैसे ड्रॉ किया, ये समझ में आया कि नहीं आया?
एक्सपेरिमेंट से किया और एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, समझ में आ गया। तो साइंटिस्ट ने देखा यार रियल गैस का जो ग्राफ है वो आइडियल के ठीक ऊपर नहीं आता, कुछ ना कुछ डेविएशन हो जाते हैं। अगर हम हाई प्रेशर रेंज में देखें तो हाई प्रेशर रेंज में आइडियल वॉल्यूम छोटा आता है और रियल वॉल्यूम ज्यादा आता है। ये V आइडियल है और ये V रियल है और प्रेशर हाई प्रेशर रीजन में, हाई प्रेशर रीजन है ये समझ में आ रहा है ना? हाई प्रेशर रीजन है, ये प्रेशर फिक्स किया ऊपर वाला, ये प्रेशर फिक्स किया ऊपर वाला। और लो प्रेशर रीजन में देखा, मान लो कि लो प्रेशर रीजन ये फिक्स किया, ये तो लो प्रेशर रीजन में देखा कि अरे यार लो प्रेशर रीजन में वॉल्यूम ऑफ रियल छोटा आ रहा है और वॉल्यूम ऑफ आइडियल बड़ा आ रहा है। मुझे बताना ग्राफ समझ में आया? और एक्सप्लेन करूंगा, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया दो बातें। एक ऑब्जर्व किया कि जो आइडियल का ग्राफ है रियल का ग्राफ एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं है, इसका मतलब डेविएशन है। दूसरा चीज ऑब्जर्व किया कि जब हम हाई प्रेशर रीजन में देखते हैं एक फिक्स प्रेशर पे, जो प्रेशर आइडियल का है वही प्रेशर रियल का रखते हैं, तो देखते हैं रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा आता है हाई प्रेशर रीजन में। और जब लो प्रेशर रीजन में हम एक फिक्स प्रेशर लो प्रेशर लेते हैं तो देखते हैं आइडियल का वॉल्यूम ज्यादा आता है और रियल का वॉल्यूम कम आता है। ये पॉइंट समझ में आया नहीं है? बोलो। यह एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है और इसे आपको जानना चाहिए। इसे क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। हाँ, अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जेड। जेड को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं जेड, और जेड को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जेड को डिफाइन करते हैं वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। जेड डिफाइन होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। इंटरसेक्ट कहां करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है फ्रेंड्स। इंटरसेक्ट कहां करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, उसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, एक्सेप्ट दैट कि उस प्रेशर वॉल्यूम पर के कंडीशन पे आइडियल और रियल की वैल्यूज सेम आएगी, एक्सेप्ट दैट। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक डिफाइन किया जेड। जेड होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट पीएनटी। एक टर्म जस्ट डिफाइन किया। क्यों डिफाइन किया ये मैं अभी समझाता हूं बेटा, अभी समझाता हूं। ये डिफिनेशन है जेड का कि कांस्टेंट पीएनटी पे जेड होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। क्या फिजिकल मीनिंग है इसका ये भी अभी समझाता हूं। इसका मतलब है ये लो प्रेशर रीजन है बेटा, ये है लो प्रेशर रीजन। ये समझ में आ रहा है ना कि ग्रीन से जो लिखा हूं वो लो प्रेशर रीजन में है, अब ब्लू से जो लिखा हूं वो रेड वाला प्रेशर, रेड वाला पॉइंट है उस प्रेशर रीजन में, मींस हाई प्रेशर रीजन में। तो अब देखो क्या आ रहा है बेटा कि हाई प्रेशर रीजन में जेड बराबर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस आ रहा है, और ये ग्रेटर देन 1 है क्योंकि रियल का वॉल्यूम ग्रेटर देन आइडियल का वॉल्यूम है। और लो प्रेशर रीजन में देखिए जेड बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। रियल गैस का वॉल्यूम कम है तो ये लेस देन 1 है, तो रियल गैस का जेड का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा। इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे होगा जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है प्रज्वल। तो एक टर्म हमने डिफाइन किया जेड। अब हम उसे और डिफाइन करेंगे। इस ग्राफ में मैं ये बताया कि हाई प्रेशर रीजन में जेड ग्रेटर देन 1 आता है और लो प्रेशर रीजन में जेड लेस देन 1 आता है। सो 2-3 पॉइंट का आंसर बताओ। मेरा पहला पॉइंट है दोनों ग्राफ कैसे खींचे, ये समझ में आया? पहला पॉइंट यस नो में आपको आंसर करना है। दोनों ग्राफ कैसे खींचे ये समझ में आया? वेरी गुड।
दूसरा पॉइंट ये समझ में आया कि रियल का ग्राफ आइडियल के एग्जैक्टली ऊपर नहीं आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ डेविएशन है। यस, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये समझ में आया कि जब हम हाई प्रेशर रीजन में जाते हैं तो रियल का वॉल्यूम आइडियल से ज्यादा होता है। एक टर्म डिफाइन करते हैं जेड वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, तो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ये पॉइंट समझ में आया? यस। और लो प्रेशर रीजन में वॉल्यूम ऑफ रियल गैस छोटा होता है आइडियल से, आइडियल का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो जेड होता है वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, तो जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ये समझ में आया? यही 4-5 पॉइंट अभी मैंने आपको पढ़ाया है। अब हम जेड को और डिफाइन करते हैं। देखिए, प्रेशर अगर हम आइडियल लें, वॉल्यूम अगर हम आइडियल लें, तो प्रेशर वॉल्यूम दोनों आइडियल होगा तो ये एनआरटी होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है। ये आइडियल गैस के लिए है, फॉर आइडियल गैस। हम देखो प्रेशर आइडियल लें और वॉल्यूम आइडियल लें और एनआरटी के बराबर कर दें। नहीं नहीं, प्रेशर आइडियल नहीं ले रहे, प्रेशर हम रियल लें, प्रेशर हम रियल लें, वॉल्यूम ऑफ रियल लें और कहें कि बेटा तू बराबर हो जा एनआरटी के। हम कहें कि तू बेटा बराबर हो जा एनआरटी के, कहेगा मैं नहीं होऊंगा बराबर एनआरटी के। हम फिर कह रहे हैं बेटा तू बराबर हो जा एनआरटी के, कहेगा मैं नहीं बराबर होऊंगा एनआरटी के। हम फिर बोल रहे हैं इसको बेटा तू बराबर हो जा एनआरटी के, कहेगा नहीं बराबर होंगे एनआरटी के। बार बार बोल रहे हैं ये नहीं बराबर हो रहा है, तो हम कहे कि तुम नहीं बराबर हो गए, बोल रहा है नहीं बराबर हो गए। हम फिर बोल रहे हैं नहीं बराबर हो गए, बोल रहा है नहीं बराबर हो गए। तो हम कहे रुक जाओ, कैसे नहीं बराबर हो गए? दिस इज इक्वल टू जेड इंटू एनआरटी फॉर रियल गैस। क्या कहा मैंने? जैसे मैंने कहा कि 2 बराबर हो जा 4 के, का नहीं बराबर होंगे, काट दिया। जैसे फिर मैंने कहा 2 बराबर हो जा 4 के, कह रहा नहीं बराबर होंगे, कहीं नहीं बराबर हो गए, बोल रहा नहीं बराबर। रुक जाओ, कैसे नहीं बराबर होता? 2 बराबर एक कांस्टेंट जेड इंटू 4 कर दिया और कह दिया वेयर जेड बराबर 1/2। अब कह रहा है बराबर हो जाएंगे। सो जेड से मल्टीप्लाई कर दिया और कहा जितना से तुम बराबर नहीं हो उतना फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो तुम अपने आप बराबर हो जाओगे। ऐसे करके साइंटिस्ट ने जेड को इंट्रोड्यूस किया। ऐसे करके साइंटिस्ट ने जेड को इंट्रोड्यूस किया, वेयर जेड बराबर हो जाएगा पी आर वी आर अपॉन एन आर टी। सो जेड बराबर ये हो जाएगा। और ये रियल गैस का जो इक्वेशन है ये ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज वैलिड है, हमेशा लगेगा। अब मैं कह रहा हूं एट कांस्टेंट पीएनटी, आप इसको इक्वेशन 1 कर दो और इसको इक्वेशन 2 कर दो। कांस्टेंट पीएनटी का मतलब है कि जो टेम्परेचर आइडियल के लिए लिए हैं वही टेम्परेचर रियल के लिए लिए हैं, और जो प्रेशर आइडियल के लिए लिए हैं वही प्रेशर रियल के लिए लिए हैं। पी आइडियल बराबर पी रियल और टी आइडियल बराबर टी रियल। ये मतलब है कि कांस्टेंट पीएनटी अगर ये करेंगे तो 2/1 करेंगे, दिस इंप्लाइज जेड बराबर हो जाएगा वी आर अपॉन वी आई। अब आया समझ में, जेड बराबर वी आर अपॉन वी आई कॉन्स्टेंट पीएनटी पे होगा। ये समझ में आया? ये डिफिनेशन ले आया मैं, ये डिफिनेशन जो शुरू में दिया था। अगर एट कांस्टेंट वीएनटी करें, एट कांस्टेंट वीएनटी करें, कांस्टेंट वीएनटी का मतलब है कि जो आइडियल का वॉल्यूम है वही रियल का वॉल्यूम है, जो आइडियल का टेम्परेचर है वही रियल का टेम्परेचर है। तो अब 2/1 करेंगे तो पी आर बाई पी आई बराबर होगा जेड, और जेड बराबर पी आर अपॉन पी आई।
line has this logical experiment proved that सो ये जेड का डिफिनेशन है एट कांस्टेंट पीएनटी वीएनटी, ये जेड का डिफिनेशन है एट कांस्टेंट पीएनटी, और अल्टीमेट डिफिनेशन है ये जेड बराबर होगा पी रियल वी रियल अपॉन एनआरटी। क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में मैं इसे और एक्सप्लेन करूंगा कुछ और ग्राफ के थ्रू। आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले होमवर्क पे ध्यान दो और मेरा ये सिर्फ रिवाइज करके आना जो मैंने आज जेड इंट्रोड्यूस किया है। तो जेड का डिफिनेशन और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ जो बनाया मैंने आइडियल के लिए और रियल के लिए, इसे आप रिवाइज करके आना। थैंक यू वेरी मच। बनेगा पेरेंटल पर बनेगा तभी तो ये कंजर्वेटिव नेचर को बनाएगा। तो इन्होंने कैसे डिटेक्ट किया कि नया वाला बना, वो कैसा बना, रेडियो एक्टिव नेचर को बना। पहले नॉर्मल रहा होगा, फिर उन्होंने मीडियम कौन सा किया, रेडियो एक्टिव साइड वाला मीडियम किया। तो जो नहीं है किया जो नया डीएनए सिंथेसाइज हुआ, नया सिंथेसाइज हुआ, नया सिंथेसाइज हुआ, वो कैसा सिंथेसाइज हुआ बेटा, कैसा बना, रेडियो एक्टिव नेचर का बनेगा क्योंकि हमने रेडियो साइड को यूज किया है। समझ में आई बात? चलिए अब इसके बाद एनसीईआरटी में आ जाएंगे 107 पे। 107 पे बाकी और जो चीजें वो अपन समझ चुके हैं। 107 पे ऐसे आएंगे बेटा। अब यहाँ पर मैं ट्रांसक्रिप्शन को ऐड करूँ क्योंकि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा, मैं ऐड डी तक पूरा बताऊंगा आपको। चलिए आ जाइए, एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ। The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. हमने समझाए थे। Here also the principle of complementarity governs the process of transcription। भाई होता है, हमने देखा है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसियर है वही आते हैं, फिर होता क्या है बोलो, एमिन जगह क्या होता है, एमिन जगह कौन आता है, कितना होता है। Except the adenine complement now form base pair with duration instead of adenine। ये लाइन ध्यान रखिए। अब आ जाओ। However, unlike in the process of replication, which once set in, the total DNA of an organism gets duplicated। ठीक है, उसमें क्या होता था, डीएनए डुप्लीकेट हो जाता था, उसकी जैसी कॉपी बन गई। इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन सेगमेंट, इसमें दोनों सेगमेंट की कॉपी बनती है और ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ एक ही सेगमेंट। कल हमने देखा है ट्रांसक्रिप्शन। बोलो बेटा, कल हमने ट्रांसक्रिप्शन में चीज को देखा है कि सिर्फ एक ही सेगमेंट सिंथेसाइज करती है आरएनए को, ना दोनों नहीं करती। अब देखना है, in transcription only a segment of DNA and only one of the strand is copied into RNA। इस लाइन को बच्चे समझना, only one segment को बोला है। जिस समय जिस जीन से प्रोटीन बनाना है सिर्फ वही सेगमेंट ट्रांसक्राइब होगा। यहाँ पर ये बोला है। ये चीज मैंने कल पूरा डीएनए बना के आपको समझाया था कि कैसे रेप्लिकेशन में एट अ टाइम पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन में पर्टिकुलर सेगमेंट ट्रांसक्राइब होता है। ओके बाय एवरीवन, मटेरियल मैंने अपलोड कर दिया। थैंक यू वेरी मच। defining the boundaries that